दोस्तों, आज की इस कहानी में हम देखेंगे कि कैसे एक नौकरानी ने वकील साहब की जिस्म की ख्वाहिश पूरी की। लेकिन कहानी में डूबने से पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर ले, ताकि आने वाली हर नई और दिल छू लेने वाली कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए बिना देर किए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दिल्ली की दोपहरें भी अजीब होती हैं। बाहर धूप आग बरसा रही थी और अंदर ऐसी की ठंडी हवा में वकील साहब अपनी आराम कुर्सी पर आंखें मूंदे बैठे थे। उम्र कोई 55 के करीब, चेहरे पर तेज और बातों में कायदा कानून का अनुभव। लेकिन आज उनकी आंखों के सामने कोई केस नहीं, बल्कि सावित्री की तस्वीर घूम रही थी। घर में काम करने वाली नौकरानी। सावित्री कोई आम नौकरानी नहीं थी। उसकी उम्र 30 के आसपास होगी, लेकिन उसके अंदाज में एक खास अपनापन था जो वकील साहब के दिल में धीरे धीरे घर कर गया था। उसका लहजा, उसकी चाल, यहां तक कि उसका पलटकर देखना भी कुछ कह जाता था। बीते कुछ हफ्तों से वकील साहब को उसकी नजरों में कुछ अलग ही झलकने लगा था। एक अबोली सी ख्वाहिश। सावित्री, वकील साहब ने आवाज दी। वो रसोई से तुरंत बाहर आई, हाथ में पानी का गिलास लिए। जी बाबूजी, बैठो जरा, कुछ बात करनी है। वो थोड़ा सकपकाई, पर चुपचाप सामने के सोफे पर बैठ गई। वकील साहब ने कुछ पल तक उसे देखा। सादे कपड़े, माथे पर हल्की बिंदी, लेकिन चेहरा ऐसा जो किसी अमीर महिला से कम नहीं था। उसका ठहराव, उसकी समझदारी और खासकर वो आत्मसम्मान जिसने वकील साहब को मजबूर किया कि वो उसे सिर्फ नौकरानी के तौर पर ना देखें। तुम कितने साल से यहाँ काम कर रही हो? उन्होंने पूछा। 6 साल हो गए बाबूजी, सावित्री ने नजरें झुका ली। और अब तक कोई शिकायत नहीं की तुमने? तुम अलग हो सावित्री, बाकी लोगों से अलग। वो कुछ नहीं बोली। कमरे में एक अजीब सी चुप्पी फैल गई थी। दोनों के बीच जैसे शब्दों की जरूरत नहीं थी। मैं कुछ कहना चाहता हूं, पर समझ नहीं आ रहा कैसे कहूं। वकील साहब की आवाज हल्की हो गई थी। सावित्री ने धीरे से आंखें उठाई। जो दिल में है वो कह दीजिए बाबूजी, मैं सुनने के लिए तैयार हूं। यह सुनकर वकील साहब का दिल एक पल को ठिठका। फिर उन्होंने झिझकते हुए कहा, मैं तुम्हारे करीब आना चाहता हूं सावित्री, सिर्फ जिस्म से नहीं, तुम्हारी आत्मा को छूना चाहता हूं। सावित्री की आंखों में कोई डर नहीं था, बस एक गहराई थी। उसने बिना घबराए कहा, बाबूजी, आपकी बात समझ रही हूं, पर क्या आप ये ख्वाहिश अपनी उम्र, अपने दर्जे और समाज के डर से ऊपर उठकर कर रहे हैं? वकील साहब चुप हो गए। वो सवाल वही था जो उनके मन में भी था। क्या ये ख्वाहिश सिर्फ जिस्म की थी या कुछ और? कुछ पल बाद सावित्री ने कहा, अगर मैं हाँ कहूं तो आप मुझे सिर्फ एक रात का साथ समझेंगे या उस रात के बाद भी मेरी आंखों में देख सकेंगे? वकील साहब की आंखें भर आईं। मैं तुम्हें कभी नीचा नहीं देखूंगा सावित्री, मेरा वादा है। सावित्री ने लंबी सांस ली और धीरे से बोली, तो आज रात मैं यहीं रुकूंगी, खाना खिला दूंगी, फिर आपके पास बैठूंगी। लेकिन याद रखिएगा, ये जो रिश्ता बनने जा रहा है वो केवल शरीर का नहीं होगा। रात गहराने लगी थी। सावित्री ने सब काम निपटा लिए थे। घर में सन्नाटा था। वकील साहब अपने कमरे में थे और सावित्री उनके सामने खड़ी थी, सादी सी साड़ी में, लेकिन आंखों में सौम्यता और कुछ कह देने का साहस। आई जाऊं? उसने पूछा। वकील साहब ने हाथ बढ़ाया। आओ सावित्री। उस रात बहुत कुछ कहा गया, बहुत कुछ सुना गया। कोई जल्दबाजी नहीं थी, कोई जल्दबाजस्ती नहीं, सिर्फ एक सन्नाटा था जो दोनों की सांसों के बीच बहता रहा। सुबह की पहली किरण जैसे ही कमरे में आई, सावित्री ने धीरे से आंखें खोली। वकील साहब अभी भी नींद में थे। चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी। रात भर उनके बीच जो हुआ वो केवल जिस्म का मेल नहीं था, वो एक ऐसा संवाद था जिसे शब्दों की जरूरत ही नहीं थी। लेकिन सावित्री की आंखों में एक गहरी बेचैनी थी। वह उठी, चुपचाप कपड़े पहने, बाल संवारे और खिड़की के पास जाकर खड़ी हो गई। बाहर की दुनिया वैसी ही थी, बेपरवाह, निष्कपट, लेकिन अंदर एक तूफान चल रहा था। क्या उसने जो किया वह सही था? क्या एक नौकरानी को इतना करीब आना चाहिए था अपने मालिक के? उसी वक्त पीछे से आवाज आई, तुम जा रही हो? वकील साहब अब जाग चुके थे। सावित्री ने पलटकर देखा। हल्की मुस्कान उसके चेहरे पर आई, लेकिन आंखों में कई सवाल थे। हाँ बाबूजी, बाकी काम भी तो करने हैं, उसने हल्के लहजे में कहा। अब सिर्फ काम करने वाली नहीं हो तुम मेरे लिए। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो, इस घर में, इस जीवन में। सावित्री चुप रही। उसकी सांसें तेज हो गईं। मैं जानता हूं ये कहना आसान है, लेकिन मैंने रात को सिर्फ तुम्हें नहीं पाया, मैं खुद को भी खो बैठा हूं। अब तुम्हारे बिना रहना मुश्किल लगता है, वकील साहब ने धीरे से कहा।
आप जो कह रहे हैं क्या आप उस पर कायम भी रहेंगे? सावित्री ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा। मैं वकील हूँ, जुबान का पक्का। तो सुनिए, मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। वो पल भर रुकी, फिर आगे बढ़ी और एक कुर्सी खींचकर बैठ गई। आपको मेरे बारे में सब कुछ जान लेना चाहिए बाबूजी। मैं सिर्फ एक अकेली औरत नहीं हूँ, मेरे पीछे एक अतीत है, एक ऐसा सच जो शायद आपको हजम ना हो। वकील साहब थोड़ा चौंके, लेकिन शांत रहे। बताओ सावित्री, मुझे जानना है। मैं कभी शादीशुदा थी, मेरे पति शराबी थे, रोज मारते थे। एक दिन उन्होंने मुझ पर हाथ उठाया और मेरे बेटे को भी धक्का दे दिया। उसी रात मैं उसे छोड़कर निकल आई, बेटे को लेकर, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और मंजूर था। रास्ते में मेरे बेटे को तेज बुखार हुआ और इलाज की कमी में वो चल बसा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन वो उन्हें पोंछे बिना बोलती रही। तब से मैं अकेली हूँ, लोगों के घरों में काम कर रही हूँ, लेकिन किसी के करीब नहीं गई। आपने पहली बार मुझे इंसान की तरह देखा और वो मेरे लिए बहुत था। वकील साहब अब बिल्कुल गंभीर थे। उन्होंने धीरे से कहा, तुम जो भी हो, जैसी भी हो, मैं तुम्हें अपनाने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये फैसला सिर्फ मेरा नहीं हो सकता। तुम्हें भी तय करना होगा कि क्या तुम इस बंधन को अपनाना चाहती हो। सावित्री कुछ पल के लिए चुप रही, फिर धीरे से बोली, अगर मैं हाँ कहूँ तो समाज क्या कहेगा? आपकी बहनें, रिश्तेदार, पड़ोसी, आप उनके सामने मेरा हाथ पकड़ सकेंगे? वकील साहब खामोश हो गए। सवाल वही था जिससे वो खुद भी डरते थे। एक नामी वकील, समाज में इज्जतदार, और दूसरी तरफ एक नौकरानी। क्या वो दोनों एक साथ स्वीकारे जा सकते हैं? तभी दरवाजे की घंटी बजी। सावित्री तुरंत उठ गई और दरवाजा खोला। सामने रुक्मिणी थी, वकील साहब की बड़ी बहन, तेज तर्रार, समाज के कायदों की सख्त पैरोकार। भैया, आज जल्दी आ गई, रुक्मिणी ने घर में कदम रखते ही कहा, लेकिन नजरें एकदम सावित्री पर टिक गईं। तू अब तक यही है? काम खत्म नहीं हुआ क्या? आवाज में सवाल से ज्यादा शक था। सावित्री ने झुककर नमस्ते किया और कुछ बोलने ही वाली थी कि वकील साहब ने बीच में कहा, रुक्मिणी, सावित्री अब सिर्फ काम वाली नहीं है, ये अब हमारे घर की। क्या? रुक्मिणी की आवाज तेज हो गई। क्या कह रहे हो भैया? तुम इस औरत को घर की बहू बनाओगे? एक नौकरानी को? वकील साहब ने संयम से कहा, रिश्ते खून से नहीं, समझ से बनते हैं, और सावित्री ने मुझे वो समझ दी है जो तुम्हारे जैसे कई रिश्तेदार नहीं दे पाए। रुक्मिणी का चेहरा तमतमा गया। समाज क्या कहेगा? तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी अदालत में लोग क्या सोचेंगे? अगर लोग मेरी निजी जिंदगी को लेकर मेरा फैसला बदल सकते हैं तो शायद मुझे वकालत ही छोड़ देनी चाहिए। वकील साहब का लहजा सख्त हो गया। सावित्री ने उनकी ओर देखा। आंखों में पहली बार उम्मीद की एक किरण थी। रुक्मिणी बिना कुछ बोले वहां से चली गई। घर में फिर से सन्नाटा फैल गया। तुम देख लेना सावित्री, वकील साहब ने उसका हाथ थामते हुए कहा, अब चाहे जो हो, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन किस्मत और समाज इतनी आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। आने वाले दिनों में और भी मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थीं। कानूनी उलझने, समाज की तिरछी नजरों, और एक ऐसा अतीत जो अब तक छुपा था लेकिन सामने आने की तैयारी में था। घर में शांति तो थी, लेकिन वो सिर्फ बाहर से। अंदर सावित्री और वकील साहब दोनों ही जानते थे कि अब उनकी राह आसान नहीं होगी। रुक्मिणी की आंखों में जो आग थी वो समाज की सोच का प्रतीक थी, जो औरत को उसकी जात, हैसियत और काम से आंकता है। अगले कुछ दिनों में वो आग और फैल गई। मोहल्ले में कानाफूसी शुरू हो चुकी थी। वकील साहब के घर के सामने लोग ठिठक कर देखने लगे जैसे कोई तमाशा हो। पुराने मुवक्किलों ने धीरे धीरे दूरी बनानी शुरू कर दी। कुछ ने तो सीधे कह दिया, हम किसी ऐसे वकील से सलाह नहीं लेंगे जिसने एक नौकरानी को अपना जीवन साथी बना लिया। सावित्री सब कुछ देख रही थी, चुपचाप। वकील साहब जब भी उसका हाथ थामते वो खुद को थोड़ा और मजबूत महसूस करती। लेकिन एक दिन जब वो बाजार से लौटी तो घर के बाहर खड़े दो लड़कों ने उसे ताने मारे, ओ बहू जी, अब नौकरानी लोग भी वकील की बीवी बनते हैं क्या? उसने कुछ नहीं कहा, पर वो ताना उसके दिल को चीर गया। उस रात जब वकील साहब घर लौटे तो उन्होंने देखा कि सावित्री ने सारा सामान समेट लिया था। कमरे में एक चिट्ठी रखी थी, बाबूजी, मुझे आपकी मोहब्बत पर भरोसा है, लेकिन मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। मैंने वो सब पा लिया जो कभी एक औरत सिर्फ ख्वाबों में देखती है, इज्जत, प्यार और अपनापन। लेकिन इस समाज को बदलने की ताकत मुझ में नहीं। मैं जा रही हूँ, लेकिन आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। आपकी सावित्री। वकील साहब जैसे बुत बनकर खड़े रह गए। पहली बार उनके तेज दिमाग में कोई कानून काम नहीं कर रहा था।
दिल चीख रहा था लेकिन जुबान खामोश थी। अगले दिन उन्होंने दफ्तर जाना बंद कर दिया। केस, क्लाइंट, इज्जत सब बेमायने लगने लगा। वो बस चुपचाप सावित्री की चिट्ठी पढ़ते, उसकी आवाज को याद करते। 3 दिन बाद उन्होंने एक फैसला लिया। वो सीधे कोर्ट पहुंचे। अपने सहयोगियों और पुराने मुवक्किलों के सामने खड़े होकर उन्होंने एक लंबा भाषण दिया। मैं एक वकील हूं और कानून की इज्जत करता हूं, लेकिन अगर इस समाज का कानून मुझे उस औरत से प्यार करने से रोकता है जिसने मुझे इंसान बना दिया, तो मुझे वो कानून मंजूर नहीं। मैं एक नौकरानी से मोहब्बत करता हूं और खुलेआम करता हूं। अगर कोई इसे गुनाह मानता है तो मैं हर सजा भुगतने को तैयार हूं। उनकी आवाज गूंज गई। न सिर्फ कोर्ट में बल्कि पूरे शहर में मीडिया ने यह खबर हाथों हाथ ली। वकील ने की नौकरानी से मोहब्बत की अदालत में घोषणा। टीवी पर इंटरव्यू हुए, अखबारों में सुर्खियां बनी। कुछ लोगों ने उनकी आलोचना की, पर बहुतों ने उनकी हिम्मत की सराहना भी की। और फिर एक दिन दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वकील साहब ने खोला। सामने सावित्री खड़ी थी, थकी हुई, आंखों में नमी, लेकिन चेहरे पर वही सादगी। आपको छोड़कर जाऊंगी ये सोचा नहीं था, लेकिन जब आपने पूरी दुनिया के सामने मेरी इज्जत की बात की तो लगा कि मैं अब सिर्फ आपकी नहीं बल्कि अपनी भी हो गई हूं। वकील साहब ने एक पल कुछ नहीं कहा, फिर आगे बढ़कर उसका हाथ थामा। अब चाहे जो हो, हम साथ चलेंगे। समाज बदले या न बदले, लेकिन हमें अपने लिए जीना है। उस दिन उन्होंने एक सादा सा मंदिर में विवाह कर लिया। गवाह सिर्फ कुछ करीबी दोस्त और एक बूढ़ा पंडित। समाज धीरे धीरे शांत हो गया। लोग भी आखिर थक जाते हैं। कुछ समय बाद वकील साहब फिर से अपने काम पर लौटे, लेकिन अब उनके चेंबर में एक और कुर्सी होती थी, सावित्री की। वो कभी मुकदमों की फाइलें पढ़ती, कभी अपने हाथ से चाय बनाकर लाती, और कभी कभी बस चुपचाप उन्हें देखती रहती, जैसे वो अब भी यकीन नहीं कर पा रही हो कि एक नौकरानी भी किसी की जिंदगी की रानी बन सकती है। मित्रों, हमारी आज की कहानी यहीं समाप्त होती है। हमें उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी ने आपके दिल को छू लिया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।